दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस को और इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो मेरे पास बुक है वो बुक है प्रोफेसर एमएल अग्रवाल और केएल गुप्ता की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कौन से बुक से करवा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ मेरी कोई स्पेसिफाइड बुक नहीं है। मैं मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको थोड़ा सा कॉमन लेके मैं परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जो कंटेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसके जो मेरे पास जो बुक है और उसके अंदर जो सिलेबस मुझे मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन लगा वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस का है। देन उसके बाद हमारा रेशियो एनालिसिस है, फोर्थ चैप्टर बेटे, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है। सिक्स चैप्टर आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। देन सेवन, मैं ये चैप्टर्स पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप इन चैप्टर्स को सुन लेना, ठीक है। देन उसके बाद आप ये बताना कि मैम हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एक और चैप्टर आया हुआ है या फिर इतने चैप्टर है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसके थ्रू मैं आपको उसी हिसाब से मैं क्या है उन चैप्टर्स की भी वीडियो बना सकूं जो कि इनसे अलग है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का है, ब्रेक इवन पॉइंट जिसे हम कहेंगे, ठीक है। बजटिंग एंड बजट एंड बजटिंग है, बजटरी कंट्रोल है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड बजट है, ठीक है। एक हमारा है मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर है। 13 चैप्टर हमारा कैश बजट है। देन 14 चैप्टर हमारा सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट है। इज इट क्लियर? ये टोटल 14 चैप्टर्स है इस बुक के अंदर। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस बार इस सब्जेक्ट के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लास्ट ईयर में जितने भी पीवीक्यू जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, एक तो सेपरेट मैं स्पेशली अपलोड करती हूँ, अब आपको क्वेश्चंस इन वीडियोस के साथ साथ ही आपको क्या मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। सो इस चैप्टर के अंदर इनका इंट्रोडक्शन के साथ साथ इनके नेचर को भी डिस्कस करेंगे। आपको पता भी होगा जब अगर आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करेंगे ना, सो आपको यहाँ पर बीकॉम 6 सेमेस्टर का यहाँ नजर आ रहा है, बीकॉम 6 सेमेस्टर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। दैट्स द रीजन कि जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में पूछा जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो तो अब बात कर लेते हैं, हमारे चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। पहले दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं कि मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हो, प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, दैट मीन्स उसे एक्यूरेटली परफॉर्म कर पा रहे हो, राइट। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जो भी डाटा था, ठीक है, जो भी डाटा है उसको आपने क्या किया कर रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है। अगर मैं आपसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछूं, आर.एन. एंथनी के द्वारा पढ़ी थी, +1 क्लास से आती जा रही है ये आर.एन. एंथनी की जो डेफिनेशन, राइट। तो उसमें क्या बताते हैं कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाइंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन उसके बाद उसे मेजर किया जाता है, मेजरमेंट का काम होता है, राइट। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। देन उसके बाद हम उस डाटा को फिर बाकी सभी पार्टीज को, बाकी सभी पर्सन्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब यही है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है सबको सबसे पहले उनको पहचाना, देन उसको मेजर किया, ठीक है, फिर उसको एनालिसिस, ये सभी चैप्टर्स ना आगे आएंगे, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, देन उस सभी डाटा को हम फाइनली पर्सन्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, जिसके बेस पर ये पर्सन्स क्या हो सकते हैं, ये आपके इंटरनल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके ये एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल पर्सन हुए तो ऑब्वियस ही बात है ये मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये एक डिसीजन लेने के लिए बात कर रहे हैं। डिसीजन समझते हैं कि जो भी हम इन सभी डाटास के बेस पर जो डिसीजन लिया जाता है उसे कहते हैं डिसीजन। और ये कौन लेता है डिसीजन, ये टॉप मैनेजमेंट लेती है। ये ध्यान से सुन लो, क्योंकि रीजन पता है क्या है, क्योंकि जो इसका इंट्रो है, मीनिंग है, यही है
दैट्स द रीजन मैं आपको इसलिए इसको लिंक बिठा रही हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल डाटाज होते हैं उनको रिकॉर्ड किया, उनको रिकॉर्ड करने के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है उन पर्सन के सामने। वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, इंटरनल पर्सन भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो उसके बाद मैनेजमेंट का एक्सटर्नल पर्सन तो क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि इस फर्म की पोजीशन कैसी है, इस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, राइट। ये सभी चीजें देखी जाती हैं। इनके बेस पर क्या किया जाता है, फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। ये तभी पता चलेगा जब हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस या फिर मैं कहूँ मेरे पास इनकम स्टेटमेंट होगी। इसकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, इन्वेस्टर्स पता लगा सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो भी पर्संस हैं वो उस डाटा को जब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कि वो पता लगा सके कि जो ये फर्म है हमारी उसकी स्ट्रेंथ की क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्या क्या थ्रेट क्रिएट होने वाले। दैट मीन्स स्वॉट एनालिसिस करने के लिए ये रिपोर्ट आपके लिए, ये इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए जरूरी होती है। क्या आपको इतना लॉजिक समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन कैसी होगी, ये इंफॉर्मेशन आपकी बेटे फाइनेंशियल भी होगी और आपकी नॉन फाइनेंशियल भी होती है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ डाटाज आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शीट रिकॉर्ड करें, बट आप क्या करते हैं, आप नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो दैट्स द रीजन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी दोनों होगी, फाइनेंशियल भी होगी, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होगी, जिसकी मदद से जो इंटरनल मैनेजर्स हैं, इंटरनल जो ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर क्या कर सके, डिसीजन ले पाए, इवन ये पता लगा सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी फर्म की क्या क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्या क्या फ्यूचर में थ्रेट क्रिएट हो सकता है। जैसे कि अगर एआई टूल का आज के टाइम में यूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसके लिए थ्रेट है, राइट। तो ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट मीन्स जो भी आपके पास डाटा है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैनेज करना, उसके ऊपर प्लानिंग करना कि फ्यूचर के लिए हम डिसीजन ले सके, फ्यूचर को फोरकास्ट कर सके, ठीक है, प्रिडिक्ट कर सके कि क्या किसी थ्रेट को, किसी हमारी जो वीकनेस है उसको हम ओवरकम कर सके। क्लियर है? चलिए, तो हम बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। क्या कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड है, एक स्पेशल फील्ड है अकाउंटिंग, जो कि फोकस किसके ऊपर करता है, हमें प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल यूजर्स। क्यों? क्योंकि इंटरनल यूजर ही तो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, इंटरनल यूजर ही तो क्या करेंगे, फ्यूचर के रिगार्डिंग सोच पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? स्पेशली ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है, स्पेशली ये किसके लिए होती है, इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। और आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ध्यान से सुनना, ये मैनेजमेंट है, ये फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी स्पेशली किसके लिए होती है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होती है। ये इंटरनल के लिए भी होती है, बट ये क्या है, पब्लिक के लिए स्पेशली पब्लिश की जाती है। बट ये जो इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये पब्लिकली पब्लिश नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं आपको पहले ही यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब स्पेशली देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना, ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये आपके इंटरनल यूजर्स के लिए होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, ये जो आपके इन्वेस्टर्स हो गए, इनको बोला गया। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होती है, इंटरनल फोकस पे किया जाता है, इंटरनल फोकस होता है। क्यों? क्योंकि इसे क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, इसे क्या करना पड़ता है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, इसे क्या करनी पड़ती है बेटे कि आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, सेट द स्टैंडर्ड। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, रॉबर्ट एंड एंथनी के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि जो मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी कि अकाउंटिंग में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट करते हैं डाटा को, एनालिसिस करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ अगर चेंज करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इंटरप्रिटेशन, राइट, देन उसको फाइनली कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है, ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट असिस्ट द मैनेजमेंट।
ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है क्या करती है, एक असिस्ट करती है, एक वे दिखाती है किसको, मैनेजमेंट को, कि वो क्या कर सके, प्लानिंग कर सके, वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके, वो क्या कर सके, उसको एक डायरेक्शन दी जा रही है कहने का मतलब, और कंट्रोल कर सके, एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकता है कि जितना उसने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या वो दोनों एक दूसरे से मैच हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो रीजन क्या है उसका, जो बीच में जो गैप आया है उस गैप को जानने के बारे में वो बात करता है। कहने का मतलब पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, और ये तभी ड्रॉ होगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को एक पथ दिखाता है, असिस्ट करता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है। मोस्ट ऑफ आपको यहाँ पे फिनेंशियल टर्म्स को बारे में मीन्स की क्वांटिटेटिव टर्म्स को लेकर बात की जाती है मोस्ट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी की कंसेप्ट को बात करूँ, अगर ये कहते हैं ना कि फीचर्स बताओ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहली बात तो क्या है, इंटरनल फोकस के लिए, दैट मीन्स इंटरनल यूजर्स जो है ना, कौन कौन है, मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, इन सभी के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास फर्म की रिलायबल डाटा होगा, फर्म का एक ऐसा एक्यूरेट डाटा होगा जिसके बेस पे वो आगे फ्यूचर में सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो इंटरनल पर्सन्स हैं उनको ज्यादा पता होगा, तो तभी तो वो फ्यूचर के बारे में जान पाएंगे कि हाँ फ्यूचर में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। वैसे फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है, तो जितने भी थ्रेट होते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ द पास्ट डाटा एंड प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल डाटा इज एनालाइज्ड एंड द प्रेजेंट टू अवेट द मैनेजर इन मेकिंग द इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी उनके प्रति सबके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद तभी वो पता लगा पाएगा कि हमें ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। दैट्स द रीजन इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में क्या कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज उसी के ऊपर है। ठीक है, फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। इन केस जैसे कि मैं कहूंगी लॉकडाउन का एग्जांपल लिया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन से पहले अगर किसी टीचर्स का एग्जांपल लेंगे, साथ में लॉकडाउन का एग्जांपल ले रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल्स के अंदर जिनको ऑनलाइन पढ़ाना आता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज थी, जैसे कि जूम ऐप, गूगल मीट के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉलेज थी, वो उस स्कूल के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सस्टेन कर पाए। जिनको नहीं पता थी तो क्या किया स्कूल वालों ने, उनको फायर कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक ये होता है कि अगर आपको ये पता है कि आपको ये चीज आती है, आज के टाइम में अगर एआई टूल के यूज के बारे में पता है तो कंपनी आपको जल्दी से जल्दी हायर करेगी, है ना। तो यही ऐसा फर्म के अंदर भी होता है। अगर कोई फर्म एक अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है ना। तो फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है, क्या उसके स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहने वाले हैं, ये सभी डिपेंड करता है आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और मैंने अभी बताया फ्यूचर आपका क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो ऑब्वियस ही बात है जैसे जैसे चेंज होंगे फ्यूचर के अंदर, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी, उसी के हिसाब से हम क्या लेंगे, हम डिसीजन लेंगे। दैट्स द रीजन यहाँ पे लिखा हुआ फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अडेप्टेबिलिटी। दैट मीन्स कि स्पेसिफिक नीड जैसे होगी, स्पेसिफिक आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होगा, आप जिसको भी ज्यादा प्रेफरेंस देंगे उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप अपने डाटा को उसी के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे बोला गया है फ्लेक्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू नीड यू कैन बी चेंज। ओके, तो यहाँ पे इसकी कहीं ना कहीं इसके की एस्पेक्ट बोल सकते हैं, फीचर्स बोल सकते हैं किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट जाता है नेचर के बारे में। अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर की रिगार्डिंग अगर बात की जाए ना, मीन्स की क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये पहली बात तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, किसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, इंटरनल यूजर के लिए प्रोवाइड कर रही है। क्यों प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उसको फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर में उसे डिसीजन लेने हैं। ठीक है, और क्या वो सारे के सारे क्राइटेरिया के ऊपर इंफॉर्मेशन लेगी, जैसे कि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, एक सेकेंड, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, क्या वो सभी फैक्टर्स को देखेगी जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, नहीं ना। वो उस फैक्टर को देखेगी जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या कर रही है, काम कर रही है, देखेगी सबको, बट ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, जिसके ऊपर पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या कर रही है, काम कर रही है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रोवाइड करेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे।
ठीक है, सिलेक्टिव नेचर का होगा, ये नहीं है कि हाँ कोई भी उठाया डाटा वही आपको दे दिया, नहीं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दी जाएगी। ओनली डाटा यूजफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग इज प्रेजेंटेड, जो भी डिसीजन आपके जो भी डाटा आपके डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी डाटा आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, वो डाटा आपको जरूर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इंटरनल फोकस की बात की जा रही है। इंटरनल फोकस दैट मीन्स ये केवल और केवल इंटरनल यूजर्स के लिए ही होता है, ये ऐसा नहीं है, ऐसी रिपोर्ट नहीं है, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आप क्या करेंगे बाहर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं, इसको पब्लिश नहीं किया जाता है, स्पेशली इंटरनल यूजर के लिए होते हैं, मैनेजर लेवल के होती है मोस्टली, इसको ये किसके लिए होती है, टॉप लेवल के मैनेजर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उसे डिसीजन लेना होता है, डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। ओके, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबिलिटी की मैंने आपको बता दी। साइंस एंड आर्ट की बात की जाए तो साइंस एंड आर्ट क्यों बोला गया, देखो कोई भी आप मेथड पर्टिकुलर डिसीजन के लिए लेते हो, जैसे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करनी चाहिए, डेप्रिसिएशन किस वैल्यू से लगाना चाहिए, किस मेथड से लगाना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड से लगाना चाहिए या फिर मैं कहूँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है, कलेक्ट करने का भी तरीका होता है, ये नहीं है कि सारा का सारा डाटा आप एक साथ इकट्ठा करके रख दें, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम से रखना पड़ेगा। जिस भी मान लीजिए क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन एक लेजर में लगा दी है, ठीक है, इवन मैं कहूँ आपकी जो भी डेटर्स है उनको उसका एक लेजर है, ठीक है, आपकी परचेज का एक लेजर है, सेल का एक लेजर है, उसको क्या किया गया, एक सिस्टमैटिक वाइज वे से आपने क्या किया, उसको बनाया है, उसको अरेंज किया है। तो क्या है, एक रूल फॉलो किया होगा, आपके अकाउंटिंग के 3 रूल है, राइट, उन रूल्स को फॉलो किया होगा। तो साइंस क्या है, आपके रूल्स के बेस पे है, ठीक है, प्रिंसिपल्स के बेस पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही बात की गई है, जो भी आपकी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है, अगर हम उसको यूज करें तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो दोनों पॉइंट पे बेसिस है, आर्ट एंड साइंस के बेस पे, ठीक है। आर्ट का मतलब क्या है कि इंटरप्रिटेशन द डाटा, दैट मीन्स आप फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं यूजिंग अ जजमेंट टू मेक द रिकमेंडेशंस। एनालिसिस का मतलब पता है क्या होता है कि विश्लेषण करना, जो इतना कॉम्प्लेक्स डाटा एक साथ दिया हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के आप उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करें। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स का कभी रिपोर्ट कार्ड देखा है आपने, आप भी कभी स्टूडेंट हुए होंगे, आपका भी रिपोर्ट कार्ड स्कूल से इशू हुआ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश लिखा होता है, हिंदी लिखा होता है, ठीक है, साइंस लिखा होता है, एसएस लिखा होता है, और आपका एसकेटी दैट मीन्स संस्कृत लिखा होता है, म्यूजिक लिखा होता है, ठीक है। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन ऐसे लिखा होता है, सबके मार्क्स आपके उसके सामने लिखे होते हैं, फिर नीचे टोटल लिखा होता है, ठीक है, नीचे फिर आगे रिमार्क दिया जाता है कि ये स्टूडेंट है कैसा। अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ तो ये तो हो गया एनालिसिस, ठीक है। फाइनली जो रिमार्क दे रहे हैं ये होता है इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स अगर मैं टोटल मार्क्स को टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, ये एनालिसिस क्या मीन्स कि कॉम्प्लेक्स डाटा को मैंने सिंपल में तोड़ दिया और फिर उसको मैंने समझा, उसके बेस पे फिर मैंने क्या किया, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, हम इंटरप्रिटेट कहेंगे, जो कहीं ना कहीं एक हमारी कला है, किसी भी ग्राफिक में से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम टैबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? सप्लाई इंफॉर्मेशन नॉट अ डिसीजन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं पता है, ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इससे हमें एक डाटा मिलता है, इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, बट डिसीजन कौन लेता है, वो पर्सन लेता है। उस पर्सन की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना उस डाटा को समझ पा रहा है, कितना उस डाटा को समझ नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका काम बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, डिसीजन लेना तो बेटा उन मैनेजर्स का काम है, उन पर्सन्स का काम है जिन्होंने इसको एनालिसिस करना है, जिन्होंने इसको इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एन इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट इट प्रोवाइड द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एंड नॉट द डिसीजन। ये जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी आपको मतलब कि जरूरी है इन्फॉर्मेशन, वो आपको प्रोवाइड करती हैं, और बट डिसीजन कौन लेता है, आपका मैनेजर लेता है, मैनेजमेंट के अंदर जो लोग होते हैं वो लेते हैं, और किसकी मदद से लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट का मतलब पता है क्या है, काज का मतलब होता है कि अगर इस काम को करने से परिणाम ये आ रहे तो उसका रीजन उसके पीछे है। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो ऑब्वियस ही बात है आप फेल जरूर होंगे, है ना, या तो फिर आपके मार्क्स कम आएंगे, है ना। रीजन है क्यों, क्योंकि आप पढ़े नहीं थे, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन नहीं दिखाया, तो उसके पीछे काज है। यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए लिमिटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
and finding out the result of the form of the profit and loss but does not account its the cause। ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना वो ये तो बता देती है कि आपकी जो पोजीशन है प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर ये बता देगी कि आप लॉस में, ठीक है जी, ओके, बट ये कभी नहीं बताती कि रीजन क्या है कि इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इस साल प्रॉफिट कम हुआ, इस साल लॉस ज्यादा हो रहा है, वो रीजन नहीं बताती। ये रीजन कौन बताता है? रीजन आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिन करता है उन सभी रिजल्ट्स को, वो एग्जामिन करता है क्यों हमारा लॉस हुआ, क्या कारण रहा, क्योंकि इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो लास्ट स्टेप होता है ना बेटे कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, और उस कंट्रोलिंग में पता है क्या होता है कि आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड जो होता है, आपने कभी कंट्रोलिंग की प्रोसेस पढ़ी हो तो वहां पे एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ठीक है, आपके पहले ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, इस एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ फिर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड हम अचीव कर लेते हैं, मान लीजिए स्टैंडर्ड हमारा क्या था 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का था, बट एक्चुअल में 900 की है या फिर मैं कहूँ 1200 कर दी, यहाँ अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, यहाँ कम है, यहाँ कम है तो क्यों है, या तो एम्प्लॉय की गड़बड़ हो गई, या फिर रॉ मटेरियल अच्छे से नहीं होगा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, दैट मीन्स रीजन को फाइंड आउट करता है कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइंड आउट करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटे, जब तक उसके पास रीजन नहीं होगा तो तब तक वो क्या नहीं कर सकता, फ्यूचर के लिए डिसीजन नहीं ले सकता। इन केस मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी आ गई है, ठीक है, रॉ मटेरियल की कमी है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैनेजर्स जो होंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो अबेंडेंट में रखेंगे, ज्यादा मात्रा में रखेंगे कि आपका काम ना रुके। क्लियर है? चलिए तो बड़े आगे स्कोप के बारे में आ जाते हैं। स्कोप का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना सबके साथ जुड़ी हुई है। अब देखो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको पब्लिश नहीं करनी पड़ती, ये आपकी केवल इंटरनल यूजर के लिए होती है, तो ऑब्वियस ही बात है ये सबके साथ होगी। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी मैंने आपको बता ही दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी होगी, बजटिंग फोरकास्टिंग से भी होगी, डाटा प्रोसेसिंग से भी होगी, इंटरनल ऑडिट से भी होगी, टैक्स रिपोर्टिंग से भी होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस, इंटरनल ट्री रिवोल्यूशंस हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम साथ साथ पढ़ें। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पता है क्या होता है, आपके पास जितना भी डाटा है, जैसे कि मेरे पास ये भी फिलहाल ये लेजर बुक रखी है जिसके अंदर ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हुई है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब इन ट्रांजेक्शन्स को मैं क्या करूँगी, ये एक जगह इकट्ठी है, ठीक है, मेरे पास ये सारा का सारा डाटा है। अब इनको मैं पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं क्या करूँगी, इनकी एक जर्नल में एंट्री करूँगी, जर्नल में एंट्री, दैट मीन्स मैं डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल बेस से मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, एंट्री करूंगी। देन उसके बाद यहाँ पे काफी सारी एंट्री ऐसी होगी जो सेल की होगी, काफी सारी एंट्री ऐसी होगी जो परचेज की होगी, काफी सारी एंट्री ऐसी होगी जो सेल्स रिटर्न की होगी, परचेज रिटर्न की होगी, कैश की होने वाली है, या फिर मैं कहूँगी मेरे पास बैंक की एंट्री है, मतलब काफी सारी तरह की एंट्री होगी, वो सारी की सारी अभी एक जगह भी। फिर मैंने इसको क्या किया, इनका अलग अलग अकाउंट बना दिया, जिसे मैं क्या कहूँगी, मैं इसे टी अकाउंट कहूंगी, या फिर मैं कहूँ मैंने लेजर बना दिया, लेजर अकाउंट बना दिया, दैट मीन्स आपको पूरा अलग अलग हर एक पर्सन का अलग अलग अकाउंट आपने प्रिपेयर कर दिया। देन उसके बाद वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाती है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है बेटे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है, जहां से आपको ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में पता चलता है। बैलेंस शीट आपकी हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी साइड ऑब्वियस इक्वल होती है ना। फिर हमारे पास ये जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट था, फिर दोबारा से यही जनरेट हो जाएगा, फिर दैट मीन्स ये प्रोसेस किसकी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है। और इस डाटा की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है, अच्छी है या नहीं है, आपकी पोजीशन क्या है, फर्म की कैसी है, क्या आपकी पोजीशन वर्दीनेस है, क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है, जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाता है, क्रेडिटर्स को ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे इस फर्म में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे जिसके पार्टीज हैं किन किन के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स जर्नल अकाउंटिंग विच परटेन द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री पोस्टिंग दैम इनटू द लेजर अकाउंट। सबसे पहले सिंपल एंट्री होती है जिसे हम जर्नल एंट्री भी कहते हैं, ठीक है, फिर उसको हम लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनली हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसकी मदद से हमें क्या पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा लॉस कितना है, दैट मीन्स फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है, ठीक है। जिसे हम ये भी कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है। उसके बाद हमारे पास बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट का मतलब पता है क्या होता है, एक तरफ हमारी एसेट्स नजर आती है, एक तरफ हमारी लायबिलिटी नजर आती है, जो कि मोस्ट ऑफ क्या होता है, हमेशा, मोस्ट ऑफ नहीं हमेशा, ये आपस में इक्वल होती है, ठीक है। और इसकी मदद से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये काम है। अगर बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो कॉस्ट बहुत बात की जा रही है। कॉस्ट मीन्स कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आपकी लागत कितनी आ रही है। मान लो ये पेन मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ, ठीक है। मान लो कि ये जो मान लो मैंने क्या एग्जांपल लिया, मैंने एक शर्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। मेरी जो इंडस्ट्री है वो गारमेंट्स की इंडस्ट्री है। उस एक पर्टिकुलर शर्ट को प्रोड्यूस करने में मेरी कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है, उसके बारे में बात की जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारी कॉस्टिंग है, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जो हमने सेट किया है, वो क्या है। क्या आप मान लो मैंने सोचा है कि मेरी जो एक शर्ट की जो कॉस्ट है 75 रुपीज़ आनी चाहिए कॉस्ट को, फिर मैं उसको ऐड करूंगी 25 रुपये मेरा मार्जिन प्रॉफिट, देन उसको मैं 100 रुपये में सेल करूंगी, ठीक है। इन केस वो 75 में तैयार ना होगी, वो 85 में तैयार हुई, प्रॉफिट कितना बच गया, 15 रुपये, सेल हुई 100 में। तो यहाँ पे अगर आपकी कॉस्ट स्टैंडर्ड को मीट नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस होगा। लॉस कितने का होगा इसमें, 10 रुपये का होगा, क्लियर है। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, बजटरी कॉस्टिंग होती है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग होती है, काफी सारी तरह की कॉस्टिंग होती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये क्यों मैनेजमेंट का पार्ट है, इसलिए मैनेजमेंट का पार्ट है क्योंकि मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग के बेस पे ही, वो जो भी उसके पास डाटा है उसके बेस पे ही फ्यूचर में फोरकास्ट करेगा कि आने वाले टाइम में हमारा कॉस्ट इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो बात पता ही है क्योंकि ये सिलेबस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपना पैसा कहाँ से रेज करने वाले हैं, मीन्स कि आपको अपने बिजनेस चलाना है, आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आपने मान लो चलो अरेंज कर लिया, ठीक है जी। अब पैसा अरेंज तो कर लिया, अब उसको यूज भी तो करना आना चाहिए ना। तो इसी वजह से जो मैनेजर होता है वो देखेगा कि उस पैसे का कहाँ यूज होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ठीक है कि आपने पैसा अरेंज कर लिया, आपको ये भी तो देखना होगा कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ से करें, ठीक है। पैसा अरेंज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, कम आनी चाहिए। कॉस्ट जो कैपिटल बोलते हैं ना, कैपिटल को अरेंज करने में जो कॉस्ट आ रही है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, राइट। समझ पा रहे हो। चलो जी, नेक्स्ट जाता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब क्या आता है कि जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो आपका फ्यूचर में कितना एक्सपेंस होने वाला है। इसके ऊपर स्पेशल एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर मैंने आपको बताया बजट एंड बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, 9th एंड 10th चैप्टर है ये, है ना। तो वहां पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझेंगे क्यों ये मैनेजमेंट में जरूरी होता है, ठीक है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रेंड, करंट इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आप फोरकास्टिंग करते हैं पास्ट की, जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा गुजरा है, ठीक है। करंट जो अब चल रहा है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो क्या है, फ्यूचर में अगर हम आज करंट में अच्छा चल पा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, है ना। लॉस होने के भी उतने चांसेस है, प्रॉफिट होने के भी उतने चांसेस, क्योंकि फ्यूचर हमारा फुल ऑफ अनसर्टेन है, ठीक है। तो फोरकास्टिंग हमेशा तीनों चीजों पे होती है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बेस पे होती है, ठीक है। क्या चला गया, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उस चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं। और उससे इसके अंदर जो डिफरेंस दिया हुआ आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है कि आपके पास जो स्टॉक है वो उसकी वेस्टेज ना हो। वो वेस्टेज कब नहीं होगी, जब आपको ये पता होगा कि आपको कब सामान मंगाना है, कब आपको रोकना है सामान मंगाना। कई बार ऐसा होता है कि आप मंगाते जा रहे हो, आपका जो वेयर हाउस है वो बिल्कुल फुल ऑफ होता जा रहा है, फिर भी आपने सामान मंगाया, तो ऑब्वियस है कि आपका जो स्पॉइलेज होने के जो चांसेस है, सामान के खराब होने के चांसेस है वो ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि आप अपनी जो ऑर्डर है उसकी आपने लेवल सेट नहीं किया हुआ। दैट्स द रीजन। जो इन्वेंट्री लेवल जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर 3-4 लेवल होते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, डेंजर लेवल होते हैं, ठीक है। फिर आता है मिनिमम लेवल होता है, ठीक है। फिर आता है जो आपका सही मतलब परफेक्ट जोन होता है कि जहां पर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर
क्वांटिटी कहते हैं कि इतनी ऑर्डर क्वांटिटी हमें करनी चाहिए, इस लेवल बताता है, ठीक है। इतने लेवल तक हम अब क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। इससे नीचे आया तो क्या हो गया, सिचुएशन डेंजर हो जाएगी, क्योंकि इतने सामान हमारा 3 दिन तक चलता है और 3 दिन हमारे ऑर्डर आने में भी, मतलब सामान रिसीव होने में भी लगते हैं। तो ये ऐसे डिसाइड होता है, ठीक है। मैक्सिमम लेवल दैट मीन्स हमने डिसाइड कर रखे कि हमारे पास यहाँ पे 10,000 टन की यूनिट हमारे पास होनी चाहिए। मिनिमम हमने सेट कर रखी है कि 100 टन हमारे पास होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम ये सभी चीजें क्या है, हमें स्टॉक मतलब डिटरमाइन करनी होगी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक को इफेक्टिव वे से यूज कर सकते हैं। और जिसके कारण अब देखो इतना सारा सामान पड़ा है, यूज ही नहीं करे तो कॉस्ट उसकी वैसे ही बढ़ रही है ना, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इफेक्टिव वे से परफॉर्म होने के लिए हमें जरूरी है डिटरमाइन करना, ईओक्यू मेंटेन करना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेंटेन करना, रीऑर्डर पॉइंट मेंटेन करना कि हमें कब दोबारा से ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है। मिनिमम लेवल मेंटेन करना, मैक्सिमम लेवल मेंटेन करना। क्लियर है बेटे? ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने आपको बताया कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन ड्रॉ करना, इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करना, सबसे पहले इससे पहले क्या स्टेप होने वाला है, हमारा एनालिसिस होगा। एनालिसिस के बिना हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं होता, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट करता है कि इतने बड़े, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, अब इतने बड़े रिपोर्ट कार्ड में से हमें सीधा रिमार्क पढ़ लिया, ये कंक्लूजन हमने पढ़ लिया है, तो क्या होगा, इतने कॉम्प्लेक्स डाटा को हमने क्या कर लिया, सिंपल वर्ड में समझ लिया, दैट्स इट। इसे हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा। कॉस्ट एंड स्टैटिक्स की बात की जाए, स्टैटिक्स समझते हो? स्टैटिक्स क्या होता है, एक मेथड है, एक टूल है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बस इसका यही काम है। जैसे स्टैटिक्स के अंदर एक ही सम को निकालने के लिए हमारे मीन, मोड, मीडियन, काफी सारे मेथड्स है, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, काफी सारे मेथड है। तो इसी तरह से एक टूल है, मेथड है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग की बात की जाए, टैक्स अकाउंटिंग का मतलब पता है क्या है, कि हमें जो मैनेजर है, अब देखो प्रॉफिट को जानना ही काम नहीं है, प्रॉफिट के हिस्सा, जैसे कि हमने इनकम स्टेटमेंट में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो वैसे भी आपको पढ़ना है, ब्रेक इवन पॉइंट में पढ़ना है, ठीक है। लीवरेज वाला चैप्टर अगर आपका है तो वो भी मैंने करवाया हुआ है। तो वहां पे क्या पढ़ा था हमने, कि जो आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो नेट इनकम है उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। कैसे? देखो यहाँ पे सेल होता था, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होती थी, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होती थी। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता था, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हम क्या निकालते, यहाँ पे क्या निकलता था, EBIT निकलता था, ठीक है। फिर उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते थे, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में इसकी अर्निंग बिफोर टैक्स, ऐसी अर्निंग जिसके ऊपर अभी टैक्स पे करना रहता है, फिर हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। अब ये टैक्स की अमाउंट होगी कितनी हमें डिडक्शन मिलने वाली है, कितना हमें एग्जम्पशन मिलने वाली है, तभी पता होगा ना जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, है ना। समझ पा रहे हो? तो दैट्स अ रीजन जो टैक्स अकाउंटिंग है आज के टाइम में, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कितना ऐसा पैसा है जिनके ऊपर मुझे सरकार को टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस रिटर्न, कितनी हमें रिटर्न फिल करनी पड़े, जैसे कि अगर ये तो टैक्स रिटर्न, टैक्स की अकाउंटिंग है। अगर मैं बात करूँ जीएसटी रिटर्न की, जीएसटी रिटर्न 1 फिल करनी पड़ती है, जीएसटी रिटर्न 2 फिल करनी पड़ती है, फिर 2 भी फिल करनी पड़ती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होती है, जीएसटी रिटर्न 4 फिल करनी पड़ती है अगर आप कंपोजिशन में आते हैं। तो काफी सारी ट्रांजेक्शन्स होती है इसके अंदर, ठीक है, जो कि हमारी इनकम से रिलेटेड होती है, सेल से रिलेटेड होती है। और इनके बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती है, कितना हमें टाइमली पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी जो होती है उसके ऊपर जो रिटर्न है आपकी मंथली भी पे की जाती है, क्वार्टरली भी पे की जाती है, एनुअली भी पे की जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जीएसटी वाले सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सभी ने ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देखी होगी, टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, हमारा जो पूरे के पूरे चैप्टर हमने किए थे इसके अंदर, है ना। तो इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए एक मैनेजर तो होना चाहिए ना, मींस कि इस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए भी एक मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, कि ऑडिट का मतलब क्या है, कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए एक स्पेशल पर्सन बुलाया जा रहा है, जो कि ये चेक करेगा, असेस करेगा कि आपकी जो बुक ऑफ अकाउंट है वो करेक्ट है या नहीं है। दैट मीन्स इवेल्युएट करेगा आपके कंट्रोल्स को, आपकी ये देखेगा ये ऑडिटर, ये जो पर्सन है ये देखेगा कि जो फर्म के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं, क्या ये फर्म
फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसके ऊपर ऑन द स्पॉट क्या किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा। दैट मीन्स इसका मेन काम क्या कहता है कि असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि क्या जो भी उनके ऊपर जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। ये स्कोप है कि मैनेजमेंट के ये इतने सारे स्कोप है, यहाँ ये मैनेजमेंट जो है काम करती है। अब यहाँ पर रिपोर्ट की बात की जाए, जो मैनेजमेंट जो रिपोर्ट इशू करती है, 2 लेवल की रिपोर्ट इशू करती है। एक इंटरनल रिपोर्ट होती है, एक हमारी एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है। इंटरनल रिपोर्ट की बात की जाए, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है स्पेशली मैनेजर्स को, स्पेशली मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डाटा होता है ना, वो स्पेशली इंटरनल यूज के लिए होती है। जैसे कि फर्म की वीकनेस क्या है, फर्म के लिए क्या फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी है, क्या ऐसी बातें आप बाहर देंगे? नहीं देंगे। तो दैट्स द रीजन कुछ एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो इंटरनल रिपोर्ट होती है, कुछ एक ऐसी रिपोर्ट होती है आपकी एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है। जो इंटरनल रिपोर्ट की अगर मैं आपकी एग्जांपल दूं, जैसे मार्केटिंग की रिपोर्ट होगी है, फाइनेंशियल की रिपोर्ट होगी कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल रिपोर्ट होगी कि आपकी एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। और ये डाटा स्पेशली इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलो जी, अगर मैं एक्सटर्नल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो ये जितनी भी इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, दैट मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, समझ पा रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी एक्सटर्नल यूजर के लिए होती है। क्लियर है? यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए जी, ये जो लेसन है थोड़ा सा लेंथी है, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, नेचर हो गया, स्कोप हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे फंक्शंस एंड लिमिटेशंस को, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, पर वीडियो आपकी जो पीडीएफ है वो क्या रहने वाली है, ₹9 रहने वाली, क्योंकि इस पीडीएफ का जो आईओ पेजेस, आईओ 30 पेजेस है इस वीडियो के पीडीएफ के। सो दैट्स द रीजन कि इस वीडियो इस चैप्टर के 2 क्या बनने वाले हैं, लेक्चर बनने वाले हैं। सो हम बढ़ते हैं अब इसके फंक्शंस के ऊपर। देखो यहाँ पे इसको हम फंक्शंस कह लें या मैं कहूँ इसकी ऑब्जेक्टिव कहें। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपको दोनों तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। एक तो होता है आपका ऑपरेटिंग फंक्शंस, नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग फंक्शंस होता है। एक होता है हमारे पास आपका थ्योरेटिकल फंक्शंस। ऑपरेटिंग फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में परफॉर्म किया जाता है, जिसकी डाटा को रिकॉर्ड किया, डाटा जो रिकॉर्ड किया है वो सही है या नहीं दिखी है, अगर नहीं है तो उसको चेंज करके सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। देन फाइनली वो क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, जो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये जो डाटा कम्युनिकेट हुआ है इसके बेस पर हम थ्योरेटिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दैट मीन्स ये तो हो गया हमारा एक्चुअल की परफॉर्मेंस, ये है इस डाटा के बेस पर हम क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखो मैं यहाँ से क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये सभी चीजें आपने बहुत बार की होगी, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ से समझाती हूँ। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, whom टू डू, whom टू डू, कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन किस तरीके से परफॉर्म होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज डिटरमाइंड इन द प्लानिंग। और वो कौन करता है, ये कैसे होगा, जब तक हमारे पास ये सारा का सारा डाटा होगा। क्लियर है? देन उसके बेस पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर समझते हो, जैसे कि एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल अभी भी ले लेते हूँ, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर 100 व्यक्तियों की क्या करने वाली हूँ, अपॉइंटमेंट करने वाली हूँ, ठीक है। मैंने अपॉइंटमेंट के लिए तो सोच लिया, 100 व्यक्ति कर रहे हैं, ये भी सोच लिया, ये मेरी प्लानिंग है। अब इनको कहाँ कहाँ डालना है, 3 व्यक्तियों को मान लीजिए HR में डाल दिया, ह्यूमन रिसोर्स में डाल दिया, 5 व्यक्तियों को मैंने किस में डाल दिया, IT सेक्शन में डाल दिया, 5 व्यक्तियों को मैंने कंप्यूटर सेक्शन में डाल दिया। मीन्स कि अब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, मीन्स कि इसको प्लेस बताना है कि कहाँ किसको परफॉर्म करना है। इज इट क्लियर? देन आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब तो मैंने आपको बताया दिया कि पहले स्टैंडर्ड सेट करो, फिर उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, कुछ भी वेरिएशन नजर आता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्शन देंगे। इज इट क्लियर? देन उसके बाद कुछ भी डाटा है उसको हम क्या करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं। फिर दैट मीन्स आप इंटरनल यूजर्स को बताएं या फिर आप एक्सटर्नल यूजर को बताएं, वो आपको कम्युनिकेट करना है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहाँ गया भाई, हाँ प्लानिंग के अंदर आ गया ये
फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, डाटा, पास्ट के डाटा को देखना, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन को देखना, फ्यूचर में क्या अवेलेबल है, ठीक है। प्लानिंग आपकी दो तरीके से होती है, पीरियड प्लानिंग एंड द प्रोजेक्ट प्लानिंग। पीरियड प्लानिंग की अगर बात की जाए जिसके अंदर प्रिपरेशन होगी बजट की, मीन्स की आप एक टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है, ठीक है। बट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप वेरियस टेक्निक्स का यूज करते हैं, वेरियस टूल का यूज करते हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट में कि अगर आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करना है, मैं कह रही हूँ कि आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट जनरेट करना है, तो कितनी आपको सेल करनी पड़ेगी, ये ब्रेक इवन पॉइंट बता देता है। या फिर मैं कहूँ कि ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहां पर ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो उस केस में हमें कितना सेल करना चाहिए, समझ में आ रहा है। जब हम कोई स्पेसिफिक टेक्निक का यूज करें तो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग में कैसे हेल्प करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बताता है किसका रिलेशन किसके साथ है, कौन सा डिपार्टमेंट हाई सुपीरियर है, कौन सा डिपार्टमेंट आपका क्या है सबॉर्डिनेट है, उसके बारे में आपको बताता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये पर्सन्स को पता चलता है कि उसकी ड्यूटी क्या बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सभी भी क्या की जाती है, फिक्स की जाती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि relationship among the various individual and the segment in an enterprises which is achieved through the process of the delegation of the authority and fixing the responsibility. Management accounting not only control the cost and determine the responsibility. ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का केवल एक काम नहीं है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, नहीं, कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को भी अप्लाई, दैट मीन जब तक अथॉरिटी नहीं होगी भाई कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। कंट्रोलिंग के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि आप स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। कम्युनिकेटिंग के अंदर मैंने आपके पास पहुंची हुई थी। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो फाइनेंशियल डाटा है वो क्या किया जाएगा, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एक रिपोर्ट के दौरान, एक स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट में उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये जो रिपोर्ट हो गई, ये जो स्टेटमेंट हो गई, वो किस लिए यूजफुल होगी, इंटरनल मैनेजर के लिए यूजफुल होगी, साथ ही साथ आपके आउटसाइडर पार्टीज के भी लिए यूजफुल होगी। क्योंकि हर एक पर्सन को किसी भी, मैं कह रही हूँ कि अब आपको स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना है, आपके पास 1 लाख रुपए है, क्या आप उसको 1 लाख रुपए की ऐसे कोई इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं ना। उसके जिस भी कंपनी के ऊपर लगा रहे हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 के अंदर लगा रहे हैं आप, ठीक है, टीसीएस में लगा रहे हैं या फिर एचसीएल के, जिस भी कंपनी के अंदर आपका इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। इन्फॉर्मेशन गैदर होने के बाद तभी तो लगाएंगे ना। और वो इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा, फर्म बताएगी, आपको कम्युनिकेट करेगी, ओके। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है कि आपके, जैसे कि मैं कहूँ कि आपके और मेरे बीच में जब तक तालमेल सेट नहीं होगा, ठीक है, तब तक मैं आपको अच्छे से पढ़ा नहीं सकती हूँ, है ना, और तब तक आप भी नहीं मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि होमवर्क कंप्लीट करने की बात होती है, छोटे बच्चों का मैंने बहुत देखा है, तो क्या करते हैं, चलो आप घर का एग्जाम्पल ले लीजिए। घर में अगर पूरे, मान लीजिए तो घर में 2 फ्लोर हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। दोनों फ्लोर की क्या करनी है, सफाई करनी है, 3 भाई बहन है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति दोनों फ्लोर की सफाई करेगा तो ऑब्वियस ही बात है बहुत देर लगने वाली है। तीनों व्यक्ति एक साथ करेंगे, एक जना पोछा लगाएगा, एक जना झाड़ू लगाएगी, एक जना वैसे डस्टिंग करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है 1 घंटे के अंदर सारा का सारा काम हो जाएगा। वो कैसे होगा, जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। और मैं कह रही हूँ पहले पोछा लगा दिया इस व्यक्ति ने, फिर पर्सन क्या लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, फिर डस्टिंग हो रही है, तो काम करने का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन इनके बीच में होना चाहिए। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब तक एक हार्मोनी सेट नहीं होगी, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट सेट नहीं होगा, तब तक वो काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि फ्यूचर, अब आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई तो डिसीजन तो लेंगे ही ना। मोटिवेटिंग का मतलब क्या है कि आप एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। ये मोटिवेशन आपको 2 तरीके से होती है, इंटरनल मॉनेटरी मोटिवेशन एंड द नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी तो होता है जैसे कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया, आपको बोनस दे दिया, आपको इंसेंटिव दे दिया, आपको कमीशन दे दिया, ठीक है। नॉन मॉनेटरी की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रमोशन कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपकी प्रेज कर दी है, इतने सारे सभा में व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से आपको खड़ा करके आपके लिए क्लैपिंग लगवा दी है, ठीक है, तो क्या होगा, आप खुश हो जाएंगे कि आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि ये एम्प्लॉई है, ये ऐसा है, ये सबसे बड़ी सेल कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो आप वैसे ही मोटिवेट, ये नॉन मॉनेटरी होता है। तो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरा कारण है मोटिवेशन का
कि अगर आपको कोई भी न्यू स्कीम अप्लाई करनी है, उस न्यू स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मोटिवेट होगा, आपको ये आपने बताया कि अगर आप एआई टूल का यूज़ करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हो आप, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बताया कि आप एआई टूल का यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको फ्यूचर में आप इतनी सेल जनरेट कर पाएंगे, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो आपका भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, आपका भी तो कमीशन बढ़ेगा ना। तो जो लोग हैं, जो एम्प्लॉई है, वो क्या होंगे, इच्छित होंगे उस पर्टिकुलर स्कीम को सीखने के लिए, ठीक है, और ना ही उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गए थ्योरेटिकल फंक्शन। अब मैं आपको ऑपरेटिंग फंक्शन भी बता देती हूँ। ऑपरेटिंग फंक्शन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जिसके इसके अंदर सभी तरह का डाटा इंक्लूड है, जैसे कि ट्रांजेक्शन हो गए, कॉस्ट हो गई, रिवेन्यू हो गई, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, अदर जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो सभी डाटा आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर ये देखेंगे कि जो डाटा कलेक्ट किया है वो वैलिडेट है या नहीं है। वैलिडेट का मतलब होता है कि वो डाटा सही है, कंप्लीट है, पूरा है, ठीक है, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस बात में बात की जाती है। अगर ऐसा सब कुछ है, आपकी एक्यूरेसी भी है, कंप्लीटनेस भी है, रिलायबिलिटी भी है, तो कहीं ना कहीं आपके जो एरर होने के, आपके जो फ्रॉड होने से आप बच सकते हो, एरर होने के बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि आपने जो डाटा रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डेड जो डाटा होगा वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या निकाल के लेकर आएगा, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन को ड्रॉ करेगा, जिसकी मदद से आप फाइनली इतने सारे डाटा को देखते हुए फाइनली रिमार्क पे पहुंच जाते हो, ठीक है, कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एक टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे कि भी इस फंक्शंस को कंप्लीट करने के बाद मैं भी आपको एक कंक्लूजन दूंगी, दैट मीन्स इस सारे का एक सार होगा, ठीक है। सिंपल वे में जब भी हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरप्रिटेट कहेंगे। तो मैं इसको कंक्लूजन कहूंगी, ओके। कम्युनिकेटिंग का मतलब मैंने अभी बताया कि चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, बट हाँ कंक्लूजन कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, आप फाइनली अपने जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका था आपका ऑपरेटिंग फंक्शन। देखो कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन एम जो होता है, प्रोवाइड करना यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, किस लिए, डिसीजन ले सके, एग्जीक्यूट कर सके अपनी डिफरेंट पॉलिसीज को। डिसीजन तभी लेगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, पॉलिसी तब एग्जीक्यूट कर पाएगा जब आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सभी चीजें की होंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में ये करेंगे, देन जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गए, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिमिट है, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। इसमें क्या बोला है, रिलायबल ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर क्या करते हो आप, विश्वास करते हो। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सबसे पहले पास्ट के डाटा को देखती है, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, पास्ट के डाटा को देख के कर रहे हैं। ये भी तो हो सकते हैं भाई, जो हमने डाटा पहले रिकॉर्ड किया था उसमें एरर भी तो हो सकती है, उसमें फ्रॉड भी तो हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपने उस डाटा को, पीछे वाले जो आपने डाटा यूज किया है, उस डाटा के अंदर कहीं ना कहीं फ्रॉड नजर आया, कुछ ना कुछ एरर नजर आया, और उसी के बेस पे आपने फ्यूचर के लिए डिसीजन ले लिया और वो एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो ऑब्वियस है जो फ्यूचर में होने वाली परफॉर्मेंस है 100% क्या होगी, गलत होगी। क्यों? क्योंकि वो पास्ट के डाटा पे था, वो पास्ट का डाटा गलत था। तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, रिलायंस किया जाता है, ठीक है। पास्ट डाटा एंड द करंट डाटा, करंट ट्रेंड्स, while this providing the valuable insight, it may not be always accurately predict future performance. External factors like that is economical shift, competitive actions can difficult to the anticipate and the incorporate into decision making. अब यहाँ पर ये भी पॉइंट आ जाता है, सॉरी ये भी पॉइंट आ जाता है कि जो आपका डाटा है, ये अब देखो फ्यूचर हमारा क्या होता है, अनसर्टेन होता है। इस अनसर्टेन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना काफी सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स के साथ साथ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं कि हमारे कंपटीटर की स्ट्रैटेजी क्या है, कंपटीटर की क्या वीकनेस है जो कि होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ,
तो कहीं ना कहीं ये सभी फैक्टर्स भी क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और डिफ़िकल्टी हो जाती है हमारे लिए ये विचारधारा बनाने में, एंटिसिपेट करने में कि हम इसके बेस पर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड स्कोप बोला गया है, क्यों? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फोकस किसके ऊपर करता है? सबसे पहले इंटरनल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डाटा के ऊपर। ऑपरेशनल डाटा का मतलब क्या है कि ऐसा डाटा जो कलेक्ट किया जाता है एंड मैनेज किया जाता है विद इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्टिंग ऑपरेशनल वर्क, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर आप क्या कर रहे हो, मीन्स की एक दायरा सेट कर दे कि आप अपने अपने इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, इट माइट नॉट फुली कंसीडर द एक्सटर्नल फैक्टर, इसने पूरी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया। एक्सटर्नल फैक्टर दैट मीन्स कि मार्केट में होने वाले एक्टिविटीज को, जैसे कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी क्या विचारधारा है, वो आपसे क्या चाहते हैं, कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं, ये बहुत कम इनको ऊपर उन्होंने देखा है। उन्होंने क्या देखा है कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, कम क्यों हो रहा है। इन्होंने मीन्स की क्वांटिटेटिव डाटा पे ज्यादा फोकस किया है, क्वालिटेटिव डाटा पे बहुत कम फोकस किया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जाते हैं कॉस्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन। कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एंड द मेंटेनिंग अ रोबस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ठीक है, उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े बड़े टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है, बड़े बड़े इक्विपमेंट को यूज किया जा रहा है जिनकी उनकी कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तो ठीक है, बट वही चीजें अडॉप्ट करने लग जाए स्मॉल कंपनीज, तो उनके लिए तो भाई बड़ा मतलब उनको अडॉप्ट करने में इतना खर्चा लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो उसके एक्सपेंसिव, इन केस वो खराब हो गए तो एक्सपेंसिव नहीं इनकर्ड कर सकते, राइट। दूसरा, जो स्मॉल कंपनी है उनके लिए एक स्किल्ड वर्कर्स को अपॉइंट करना, क्योंकि एक जो स्किल्ड वर्कर होगा वो क्या होगा, वो एक अच्छी पे स्केल को लेना चाहता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो भी आपके मैनेजमेंट के सिस्टम्स होते हैं एक्सपेंसिव भी होते हैं, कोई भी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, कोई भी आप टूल यूज कर रहे हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, स्किल पर्सन हो गया, इनके लिए हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट स्मॉल कंपनी के लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसिव पॉइंट माना जाता है, उनके लिए महंगा है, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। दैट्स अ रीजन कि स्मॉल कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। पर्सनल बायस होगा, पर्सनल बायसनेस दैट मीन्स मैंने आपको पॉइंट बताया था नेचर के अंदर लास्ट पॉइंट था कि इट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नॉट अ डिसीजन, याद है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो इंफॉर्मेशन क्या होने वाली है, आप सभी के लिए सेम है, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो पर्सन किस तरीके से जज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द इंटरप्रिटेटर, दैट मीन्स जो इंटरप्रिटेट करने वाला पर्सन है उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जजमेंटेबल पावर कितनी है, ठीक है, वो कितना प्रिडिक्शंस कर पा रहा है, कितना भविष्य के बारे में सोच पा रहा है कि ऐसा हो सकता है, कितना इसके इफेक्ट है, इसके टोटली उस पर्सन की सोच के ऊपर डिपेंड करे। डिफिकल्टी इन द मेजर इन द इंटेंजिबिलिटी, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपकी इंटेंजिबिलिटी है, जो आपकी क्वालिटेटिव पॉइंट्स है, उनको ये बहुत कम मेजर करने में सक्षम है, मतलब बहुत कम सक्षम है इसके अंदर, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशंस, conclusion or the decision driven by the management are the significant only when they are properly executed at the all level of the business operation। कहने का मतलब क्या है, जितना भी डिसीजन है, जितने भी आप ऑपरेशंस के अंदर अपनी बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसके अंदर जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो कंटिन्यू लेवल पे होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए क्या होना, सभी लेवल पर। अब मैंने आपको बताया सफाई करने का, मैंने एग्जांपल बताया, अगर एक का भी कोऑर्डिनेशन बीच से टूटा तो क्या होगा, आपकी सफाई अच्छी नहीं होगी, इवन टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो कंटिन्यूटी है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हर लेवल पे सेम होनी चाहिए। ये मैनेजमेंट का काम तभी परफॉर्म अच्छे से होगा, हर लेवल पे तभी अच्छे से परफॉर्म होगा जब आपके पास ये होगी, कंटिन्यूटी होगी, कोऑर्डिनेशन होगा। तो लिमिटेशन क्या है, अगर इन केस कंटिन्यूटी टूट गई है, कोऑर्डिनेशन टूट गया तो आपका मैनेजमेंट का वर्क परफॉर्म नहीं होगा। आपको
मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अब देखो स्कोप के बारे में हमने पढ़ा, स्कोप के अंदर सारे के सारे फील्ड थे, कॉस्ट था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, टैक्स था, ऑडिट था, ये सारी के सारे फैक्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दैट मीन्स आप यू हैव टू बी नो अबाउट देयर इज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के, ठीक है, टेक्निक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की टेक्निक्स क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, हर एक बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये जो क्या है वाइड स्कोप है, ठीक है। बाकी जितने हमने पढ़ा सबको ये सबको मिला रहा है, ये हाथ है और इसके हाथ के नीचे मानिए फिंगर है, ये अभी मैंने जो आपको स्कोप बताए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉप पर है, तो ये वाइड स्कोप है, सभी एरिया को कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्टी है, क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस को, हर चीज को नजर में रखना थोड़ा सा हर एक पर्सन के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। नो लीगल बैकिंग, दैट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके लिए ऑप्शनल है। यहाँ पर ये आपका डिफरेंस भी आएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी है, नो, इट्स ऑप्शनल होती है। दूसरा, इसके लिए आपके लिए कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं यूज होते जो कि हमारे गैप के मोस्ट ऑफ अकाउंटिंग में होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम सब में यूज होते हैं, बट यहाँ पे किसी भी तरह का अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं होते। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो अब आपके यहाँ पर लिमिटेशन तक पांचों के पांचों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, पढ़ेंगे टूल, एंड देन दीज डिफरेंस, एंड देन फाइनली कंक्लूजन, और उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जो चैप्टर का जो इंट्रो है आपको समझ में आ गया होगा, इतना कुछ खास नहीं था, बस हाँ ये जो पेज है ये फर्स्ट पेज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप आगे पढ़ सकते हैं क्योंकि आगे कुछ इतना खास नहीं था, क्योंकि हाँ बट ये इंपॉर्टेंट जरूर है, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक टॉपिक आप करके जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 100% है यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि आपका चाहे वो 15 नंबर में आए चाहे वो 20 नंबर में आए, आएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसके अंदर हम बाकी के रिमेनिंग जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।